नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए हमको। तो ये सवाल मेरे से कई सब्सक्राइबर्स ने किया था क्योंकि मैंने एक गाड़ी खरीदी थी पंजाब से एंड उसको मैंने तमिलनाडु में मैंने री रजिस्टर किया था सक्सेसफुली। तो सबको ये नॉलेज चाहिए था कि क्या प्रोसीजर होता है, कितना टैक्स इसके लिए हमको भरना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो यही सब मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं हूं सुंदर राज और आप देख रहे हैं मॉन्क्स एक्सटेसी। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों री रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो पहले हम देखते हैं कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन एक राज्य में जब गाड़ी रजिस्टर हुआ होता है एंड उसको हम खरीद के दूसरे राज्य में लाते हैं तो डेफिनेटली हमको नए राज्य में, जिस राज्य में हम उस गाड़ी को, जिस स्टेट में हम उस गाड़ी को लाए हैं, वहां पे हमको उसको री रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका टैक्स भरना पड़ेगा। तो हमको इसके लिए री रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। क्यों भरना पड़ेगा हमको ये टैक्स? वो तो पहले ही हम भर चुके हैं। जब हमने गाड़ी नया खरीदा था तो हमने पहले ही उसका टैक्स जो है, जो पुराने ओनर हैं उन्होंने लाइफ टाइम टैक्स भर चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लाइफ टाइम टैक्स होता है ये केंद्रीय सरकार कलेक्ट नहीं करता, ये राज्य सरकार कलेक्ट करते हैं। तो जो पहले राज्य में, जिस राज्य में गाड़ी रजिस्टर हुआ है, तो वहां पे हमने इसका लाइफ टाइम टैक्स भरा होगा। तो जिस राज्य में अभी नए लेके आए हैं वहां पे हमको फिर से इसका जो लाइफ टाइम टैक्स है वो भरना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है? तो सबसे पहले तो इसका आरसी चाहिए हमको, ओरिजिनल आरसी चाहिए। ओरिजिनल आरसी आप पुराने ओनर से आपको लेना पड़ेगा। उस आरसी में आप ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर है आप फिजिकली वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो बिल्कुल सही है कि नहीं। दूसरी बात, दूसरा डॉक्यूमेंट ये सेल एफिडेविट। सेल एफिडेविट किसके लिए चाहिए? सेल एफिडेविट ये बताता है हमको कि जो पुराने ओनर हैं उन्होंने ये गाड़ी हमको बेच दिया है, तो ये प्रूफ है उसका। तो पुराने ओनर से गाड़ी हमारे पास आ रहा है, ये उसका प्रूफ है, तो सेल एफिडेविट उसके लिए चाहिए। उसके बाद पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट क्या होता है? हर 6 महीने में हमको ये अपडेट करना पड़ता है। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब गाड़ी आरटीओ में इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो जरूर वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मांगेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस बीमा तो गाड़ी का कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं है तो भी आप गाड़ी लेने के बाद आप करा सकते हैं इसका बीमा। लेकिन क्या होगा, पुराने ओनर के नाम पे ही बीमा होगा क्योंकि आरसी में अभी भी पुराने ओनर का नाम है, तो पुराने ओनर के नाम पे ही बीमा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम एक बार री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक छोटा सा एक फीस भर के इसका एंडोर्समेंट करा के हम वापस अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमको बिल्कुल चाहिए, इसके बिना कोई प्रोसीड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये कहां से मिलेगा? ये हमको पुराने आरटीओ जहां पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है वहां से पुराने ओनर हमको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको दिलाना पड़ेगा हमको। तो इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स रहता है कि ये गाड़ी पहले कहां रजिस्टर हुआ है, अब कहां रजिस्टर होने वाला है। तो जिस आरटीओ में आप रजिस्टर करने वाले हैं वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा और इसमें एक डेट मेंशन होगा, इसका इशू डेट। वो इशू डेट इसलिए होता है क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद 1 साल के अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है। तो 1 साल के अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गाड़ी लेते हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले जाके आप आरटीओ में सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही वो आरटीओ क्या करेंगे, आरटीओ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। जहाँ पे पहले जिस आरटीओ में पहले रजिस्टर हुआ है वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपको वहाँ से एक रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट में क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होता है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो दूसरे राज्य से अब इस राज्य में आई है उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। हो सकता है कोई केस हो तो वो क्लियरेंस हमको चाहिए होता है, इसलिए वो पुलिस वेरिफिकेशन लेते हैं। हो सकता है वो गाड़ी चोरी किया हुआ हो, थेफ्ट हो, तो इसलिए वो पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो पहले वाले राज्य में से वो उसका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आता है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट आता है आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए कितना समय लगता है? इसके लिए कम से कम आपको लगेगा 3 से 4 महीने।
तो बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए 3 से 4 महीने तो बिल्कुल लगेगा, मेरे को भी लगा था, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे भेजते हैं, जो पुराना वाला आरटीओ है, तो वहाँ पे वो लोग उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, आरटीओ वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद वहाँ से वो लोग ये रिपोर्ट भेजेंगे हमको यहाँ पे आने के बाद फिर से हम इसका जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए 3 से 4 महीने लगता है। कोई बात नहीं, 3 से 4 महीना छोटा समय है, आराम से हम उसको कर सकते हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है तो 3 से 4 महीने में हमारा री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आता है कि कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तमिलनाडु के हिसाब से तो ऐसे जैसे मैंने बताया कि ये राज्य पे डिपेंड करता है, ये जो टैक्स है ये राज्य सरकार कलेक्ट करता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से 10 लाख से कम के जो व्हीकल्स हैं, जो कार है, उसके लिए 10% टैक्स आता है, और 10 लाख के ऊपर के वैल्यू के लिए 15% टैक्स आता है। तो ये है यहाँ का सिस्टम। अगर आपने एक गाड़ी, जैसे ये उदाहरण के लिए आपने एक गाड़ी 2014 में किसी ने लिया है और आप उस स्टेट में से उस गाड़ी को आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसका जो मॉडल है वो 2014 का है। एंड उसका जो वैल्यू है, इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस वो होता है जो गाड़ी लेते हो, जिसको हम बोलते हैं एक शोरूम प्राइस, वो होता है इनवॉइस प्राइस। तो उसका जो इनवॉइस प्राइस है वो है 8,50,000। तो आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं दूसरे स्टेट में से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु में हैं एंड आप दिल्ली से गाड़ी खरीद रहे हैं, तो दिल्ली में ये गाड़ी 2014 में रजिस्टर हुआ है एंड उसका वैल्यू इनवॉइस प्राइस है 8,50,000। तो इसका क्या टैक्स बनेगा? तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा, 8,50,000 इंटू 10%, क्योंकि ये 10 लाख से कम है इसलिए 10%, इंटू 7/15। ये 7/15 क्या है? 2014 से 2022 तक 8 साल इसका लाइफ जो है खत्म हो चुका है। एक गाड़ी का लाइफ होता है 15 साल, और 15 साल का जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, सॉरी 8 साल का जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, और इसमें जो बचा है वो सिर्फ 7 साल बचा हुआ है। तो आपको 7 साल का टैक्स भरना पड़ेगा, बस। पूरा टैक्स आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कई लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है, तो ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं। जो गाड़ी का रिमेनिंग लाइफ है, 8 साल हो चुका है, सिर्फ 7 साल बचा हुआ है, तो 7 साल का आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बस। अगर ये गाड़ी जब नया खरीदा था उन्होंने, तो कितना टैक्स भरा होगा? 8,50,000 इंटू 10%, 85,000, 85,000 उन्होंने टैक्स भरा होगा इसका। लेकिन अब जब हम 2022 में इस गाड़ी को खरीद रहे हैं और दूसरे स्टेट में री रजिस्टर कर रहे हैं, तब इसका क्या वैल्यू होता है? तो 8,50,000 इंटू 10% इंटू 7/15, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द व्हीकल। तो इसका कुछ वैल्यू इस प्रकार आएगा, 39,667 रुपए बनेंगे। सो 39,667 रुपीज जो हो इसका टैक्स भरना पड़ेगा, बस। तो ये बहुत जरूरी है हमको जानना, लेकिन ये टैक्स हमको बिल्कुल भरना पड़ेगा। जब हम ये टैक्स भर देंगे तो एक आध दिन में आपका री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, नया नंबर आपके नाम पे मिल जाएगा, और आपको जो आरसी है आपके नाम पे इशू हो जाएगा। एंड इस आरसी में आपको फर्स्ट ओनर बनाया जाएगा, क्योंकि नए स्टेट में इस गाड़ी सबसे पहले आपके नाम पे रजिस्टर हो रहा है, तो आप जो है फर्स्ट ओनर बनेंगे इस नए वाले स्टेट में। तो यही है प्रोसीजर्स। तो आप अगर दूसरे स्टेट में से गाड़ी खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है वो सब चाहिए हमको। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो इनवॉइस प्राइस मैंने बताया आपको, तो इनवॉइस प्राइस कैसे प्रूफ करेंगे आप कि इस गाड़ी का वैल्यू है? तो जब उन्होंने गाड़ी खरीदा होगा तो उसका बिल होगा, इनवॉइस उन्होंने कंपनी शोरूम वालों ने दिया होगा, तो वो चाहिए। सपोज वो नहीं है, 7 साल पहले 8 साल पहले की बात है, कहीं खो चुका है, हमारे पास मिसिंग है, वो हमारे पास नहीं है, तो क्या करें? तो उसका एक और उपाय है, हम उस शोरूम पे जाके हम एक डुप्लीकेट कॉपी मंगा सकते हैं, या फिर उन शोरूम वालों से उनके लेटर हेड में एक ऑथराइजेशन कि इस मॉडल का गाड़ी जो है सन 2014 में 8,50,000 वैल्यू का था करके हम उनसे एक ऑथराइजेशन लेटर लेके आ सकते हैं। और कई केसेस में अगर शोरूम वाले मना करते हैं, नहीं देते हैं, तो इसके अलावा कोई ऑथेंटिक वेबसाइट में आरटीओ के पास है जहां पे वो वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो वो भी चलेगा। तो उस प्रकार भी ये हो सकता है। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, इसका इनवॉइस कॉपी जरूर चाहिए। तो इनवॉइस कॉपी आप जब गाड़ी खरीदेंगे तो उनसे मंगा लीजिएगा। अगर सपोज ये मिसिंग हो जाता है तो शोरूम में जाके इसका डुप्लीकेट कॉपी आप ले सकते हैं, या
डुप्लीकेट कॉपी अगर अवेलेबल नहीं है, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, उनसे एक लिखावट में, राइटिंग में, उनके लेटर हेड में सील के साथ इस गाड़ी का वैल्यू इतना है करके 8,50,000 है सन 2014 में करके लिखा के ला सकते हैं, वो भी चलेगा, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। तो यही है प्रोसीजर इसका। इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है, बस जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये चाहिए हमको ओरिजिनल में, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली हमारे पास हैं, तो आराम से हम एक राज्य से खरीदे हुए गाड़ी को दूसरे राज्य में आराम से हम री रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने बहुत सक्सेसफुली इसका री रजिस्ट्रेशन किया है। तो इतना ही दोस्तों, बस मेरे को लगा कि मेरे को अपना जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल आता है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि कई लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जो नए गाड़ी लाते हैं उनके लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कई सारे वीडियोस इसमें आपको मिलेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं।